तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र ज्योग्राफी का क्लास नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग भारत का सामान्य परिचय से संबंधित जितने भी एमसीक्यू घटना चक्र बुक में दिए हुए हैं इनको सॉल्व करेंगे और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं इनको भी हम लोग देखेंगे। तो सामान्य परिचय को हम लोग टोटल 6 भाग में तोड़कर पढ़ते हैं। और सामान्य परिचय की अगर हम लोग बात करें तो सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग जो है वो सबसे पहला नंबर क्षेत्रफल की बात करते हैं, उसके बाद अक्षांशीय विस्तार सेकंड है, थर्ड नंबर है भारत एवं कर्क रेखा, फोर्थ है मानक समय, पांचवा है आपका दूरस्थ बिंदु और छठा है आपका सीमावर्ती देश। तो ये अगर आप 6 पॉइंट अगर क्लियर कर लेते हैं, 6 टॉपिक, तो आपका भारत का जो सामान्य परिचय है इससे आपका ये वाला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने भारत का सामान्य परिचय इससे संबंधित जितना भी सब्जेक्टिव क्लास था उसको हम लोग देखे। आज के क्लास में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव लगाने का प्रयास करते हैं और इसमें कुछ सब्जेक्टिव भी दिया उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है, ये हम सभी को पता है। इसका जो आकार देखिए तो वो आपका चतुष्कोणीय आकृति वाला है ये, और ये आपका हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है, यह लोकेटेड है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये तो हम सभी को पता ही है। आगे देखिए, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये आपका 7वां बड़ा देश आता है। पहला रूस है, सेकंड कनाडा है, थर्ड है अमेरिका, फोर्थ है आपका चीन, फिफ्थ है ब्राज़ील, सिक्स है आपका ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर में आपका भारत है। अगर 8 नंबर की बात करें तो वो आपका अर्जेंटीना हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है वो अब पहले नंबर में आ गया है, पहले सेकंड नंबर में था, पहला चीन था लेकिन अब सेकंड नंबर में चीन चला गया, भारत पहले नंबर में आ गया है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो आपका दादर और नागर हवेली तथा दमन द्वीप है। ठीक है, इन सभी का लोकेशन कहाँ है वो हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख इससे पहले वाले केंद्र शासित प्रदेश थे। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ था। भारत का अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो आपका 32,87,000 है, और अगर इसको हम लोग पूरा ऐसे देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के लगभग 2.4% आता है। वहीं भारत में संपूर्ण विश्व का लगभग 17.5% जनसंख्या जो है वो निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत का अगर हम लोग देखें विस्तार तो पूर्व से लेकर आपका 2933 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण आपका जो है वो 3214 किलोमीटर है। ये देख लीजिए आपका कॉन्टिनेंट का दिया हुआ यहाँ पे कि ये है आपका उत्तरी मतलब ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, नीचे में यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये है आपका यूरोप महाद्वीप, ठीक है ना, और ये है आपका एशिया महाद्वीप। तो 7 महाद्वीप देख लीजिए। अगर इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले नंबर में आता है आपका रूस, सबसे बड़ा है। रूस के बाद आता है आपका कनाडा, ठीक है, कनाडा के बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के बाद आता है आपका चीन 4th नंबर में, 5 नंबर में ब्राज़ील, 6 नंबर में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, 7 नंबर में भारत आता है, 8 नंबर की बात करें तो आपका अर्जेंटीना आता है, 9 नंबर की बात करें तो आपका कजाकिस्तान आता है, और 10 नंबर आपका अल्जीरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। इन सभी का क्रम आता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों को पता ही है। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से गैर कानूनी ढंग से जो पीओके वाला एरिया है वो आपका 78,114 है। ठीक ना, कितना है 78,114 वर्ग किलोमीटर जो है वो आपका एरिया पीओके वाला कब्जा किया गया है, पाकिस्तान द्वारा इसको कब्जा कर दिया गया। और इसके अलावा जो है हम लोग ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो गिफ्ट कर दिया है चाइना को 5,180 वर्ग किलोमीटर। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको स्किप करके जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। तो कुछ एरिया जो है पाकिस्तान के द्वारा कब्जा किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं पीओके, कितना एरिया वो आप मत याद कीजिए। इसके अलावा आप देखिएगा 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद 1963 ईस्वी में पाकिस्तान के द्वारा जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके ऊपर वाला जो एरिया है उसको मतलब गैर कानूनी रूप से पाकिस्तान दे देता है चाइना को, ठीक है ना। आगे देखो, इसके अलावा देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में अगर हम लोग देखें कुल गाँवों की संख्या तो वह है आपका
64,000 मतलब 6,40,990 है। कितना है? तो 6 लाख, अगर गाँव झारखंड पूरे भारत में गाँवों की संख्या देखें तो आपका 6,40,932 है, जबकि झारखंड में गाँवों की संख्या 32,400 समथिंग है ना, 420 है, ऐसा कुछ होगा। तो ये हम लोग क्षेत्रफल के बारे में देखें। अब क्षेत्रफल से संबंधित हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं जो कि घटना चक्र में दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो नहीं, बात ये गलत बात है। अगर हम लोग एरिया वाइज देखें तो झारखंड मतलब भारत जो है वो 7वां नंबर में आता है, जबकि अगर हम लोग जनसंख्या मतलब ये जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत जो है वो सेकंड नंबर में आता है, अब पहला नंबर में हो गया है, ठीक है ना। अगर हम लोग क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो पहला नंबर में आता है आपका रसिया, सेकंड कनाडा, थर्ड है अमेरिका, चौथा है चाइना, पांचवा है ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना, नौवां है कजाकिस्तान, 10वां है अल्जीरिया। अल्जीरिया कहाँ है? तो अफ्रीका में है। तो ये तो हम लोग सबको पता है। आगे देखिए, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र जो है वो भारत के अंतर्गत आता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पूरे संसार का लगभग लगभग 2.4% भाग जो है वो हमारे भारत मतलब कि भारत का हिस्सा है। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत में झारखंड का हिस्सा भी 2.4% है क्षेत्रफल के हिसाब से। और हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत में पूरे विश्व का लगभग लगभग 17.5% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। ऑप्शन 2 तो सही है। आगे देखिए, कर्क रेखा देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग ये ऐसा मान ले भारत है तो ये भारत इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है टोटल 8 राज्यों से, ठीक ना। वो कौन कौन राज्य है हम लोग आगे देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो आपका सही है। एक गलत है, 2 और 3 सही है। चौथा देखिए, चौथा ऑप्शन बोला है कि भारत पूरी तरह से जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो नहीं, ये गलत बात है। भारत जो है ऐसा देखिए हम लोग तो नीचे वाला भाग तो आपका उष्णकटिबंधीय में है, जबकि ऊपर वाला भाग जो है वो आपका शीतोष्ण कटिबंध में है। और दोनों को संयुक्त रूप से हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी जो है वो गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 सही है, यानी कि सी नंबर सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश नहीं है, बल्कि जो है वो 7वां बड़ा देश है, ना कि छठा। तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिएगा तो अगर हम लोग देखेंगे मतलब कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ से अगर देखिए आइसलैंड से तो आपका 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग मुख्य भूमि से देखेंगे यानी कन्याकुमारी से तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट होता है। यहाँ तक तो पता ही है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। वहीं अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। अगर हम लोग ऐसा बात करें तो कि झारखंड मतलब सॉरी भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजर रहा है, इस कारण से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है वो लगभग लगभग केवल और केवल 27 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों तक ही है। क्या बताया जा रहा है उसको एक बार समझ लीजिए। इस बात को ऐसा है, मान लीजिए ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है, ये बीच में आपका 0 डिग्री इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन, ऊपर में 27 डिग्री कर्क रेखा है, नीचे में 27 डिग्री मकर रेखा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंध वाला क्षेत्र। तो भारत जो है यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे भारत का आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखिए, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 तो गलत हो जाएगा, यानी कि भारत जो है वो 7वां बड़ा देश है, ये वाला सही हो जाएगा और ये छठा नहीं होगा। इसके अलावा भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय में नहीं आता, ये भी हम लोग जान गए हैं। आगे देखिए, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी बोला गया कि कौन सा कूट सही है। तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये भी गलत बात है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग जो है वो अधिकृत किए हुए है, बिल्कुल सही बात है। समूचा भारत उष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है नहीं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारतीय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो उपयोग है वो भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ पे भी 2 और 4 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो सही ये होगा कि
भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये बिल्कुल सही बात है। संपूर्ण भारत जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित अगर मिलाकर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये देखने को मिलता है। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो हम लोग जानते हैं कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग जो देखेंगे आपका कथन 1 और जो 3 है ये वाला 1 और 3 ये दोनों दो गलत हो जाएगा, बल्कि 2 और 4 सही हो जाएगा। फिर इसके अलावा देखिए भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो भाग है वो अधिकृत किए हुए, बिल्कुल सही बात है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारण या फिर निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। आगे देखिए ये आपका झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा था एग्जाम में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान आता है। तो हम सभी को पता है कि ये 7वां स्थान आता है। पहला आपका रसिया है, रसिया के बाद आपका कनाडा है, थर्ड में अमेरिका है, फोर्थ में आपका चाइना है, 5 में ब्राज़ील है, 6 में आपका ऑस्ट्रेलिया है, 7th में आपका भारत है, 8 में आपका अर्जेंटीना है, 9 में आपका कजाकिस्तान है और 10 में जो है वो आपका अल्जीरिया है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जो कि एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया था। भारतवर्ष आकार में विश्व का कितना नंबर आता है। तो हम लोग जानते हैं 7वां बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ये आपका 39वां बीपीएससी प्रीलिम्स 1994 में पूछा गया था कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना है। तो 2.4% है, परंतु इसकी जो है मतलब हम लोग जनसंख्या के हिसाब से देखें तो आपका 17.5% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जो है वो यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। तो अभी आपको बताया गया था भारतवर्ष में जो गांवों की संख्या है वो आपका भारतवर्ष में गांवों की संख्या जो है वो आपका 6,40,920 है। कितना है। तो 6,40,920 है और ये ऑप्शन में नहीं था कोई भी। फिर देखिए झारखंड पीसीएस में फिर पूछा गया है आपका 2016 में एग्ज़ाम में ही। देखिए एक पॉइंट जान लीजिए कि जेपीसी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल ज्योग्राफी जिससे हम लोग बोलते हैं भारत का सामान्य भूगोल, इससे 3 क्वेश्चन, भारत का भौतिक भूगोल इससे भी 3 क्वेश्चन, और फिर जो है आपका भारत का जो है आपका आर्थिक और जो मानव भूगोल है इससे भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देखें 3 क्वेश्चन आपका भौतिक भूगोल से, 3 क्वेश्चन आपका सामान्य भूगोल से, 6 क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं 2 क्वेश्चन जो है आपका ये आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल से भी पूछा जाता है। तो उधर 6 हो गया, 6 और इधर 2 8 गो हो गया ना। इसके अलावा जो 2 क्वेश्चन बच जाता है वो आपका जनांकीय भूगोल से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो सामाजिक और जनसांख्यिकीय जो भूगोल है इससे भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम लोग भी देख रहे थे कि सामान्य भूगोल इससे जो है मतलब कि जेपीसी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो ये हम लोग देख रहे थे। एक और क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर रहे थे जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जो कि आपका जेपीसी प्रीलिम्स में पूछा गया था 2016 में। कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो देखिए। ऑप्शन ए देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 वर्ग किलोमीटर है, मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो हम सभी को पता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको अगर हम लोग मिलियन में लिखें तो आपका 3.28 मिलियन लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत का अगर हम लोग अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार देखिए तो मुख्य भूमि से आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। जबकि हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए आइसलैंड यानी कि द्वीप समूह को मिलाकर तो वह हो जाएगा आपका 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए भारत का अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार देखिए तो वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक हो जाता है। यानी कि तीनों जो सही है, ए बी और सी तीनों सही है। फिर बताया जा रहा है कि भारत में राज्यों की संख्या टोटल 26 है, ये गलत बात है। अभी कितना है भारत में टोटल 28 राज्य है प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। ठीक है ना। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नहीं मतलब इसका एक्सप्लेनेशन
कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कितना है, तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका अगर मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार देखें तो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि अगर इसका हम लोग देशांतरीय विस्तार देखें तो आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। 26 जनवरी 2020 से भारत में अब जो है वो टोटल 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अगर हम लोग नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह है आपका दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव है, ठीक ना, ये नवीनतम है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जा रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन ए देखिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही बात है। पहला नंबर में रूस, सेकंड नंबर में आपका कनाडा, थर्ड नंबर में अमेरिका, फोर्थ नंबर में चाइना, फिफ्थ नंबर में ब्राज़ील जो है, सिक्स नंबर में ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ नंबर में जो है आपका भारत, 8 नंबर में आपका अर्जेंटीना, ठीक ना, और ये 9th नंबर में आपका आ जाएगा कजाकिस्तान और 10 नंबर में आ जाएगा आपका जो है वो अल्जीरिया, ठीक ना। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, अर्जेंटीना हो गया था ना, ठीक है। आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो ये सही बात है। अभी नया रिपोर्ट नहीं आया तो हम लोग जो है सेकंड नंबर ही मानेंगे इंडिया को। वैसे देखा जाए तो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ प्लस हो गया है, तो ये पहला राष्ट्र बन ही गया है। लेकिन जनसंख्या अभी नहीं हुआ ना गिनती, इसलिए अभी कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास, इसलिए नहीं बोल सकते हैं। इसकी मुख्य भूमि, अगर इसकी भूमि सीमा का विस्तार देखिए तो वो आपका लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये सही बात है। भारत का बात करें, ये भारत है आपका, इस वाले भाग में पूरा भारत में जो है वो आपका क्या देखने को मिलता है, तो इस वाले भाग में जो है वो आपका पूरा जो है वो समुद्र वगैरह देखने को मिलता है। और जबकि इस वाले भाग में जो है वो आपका स्थल है, और इस वाले भाग में पूरा आपका देश वगैरह है, जो है 8 जो है वो 7-8 गो जो पड़ोसी देश है सभी यहाँ फैले हुए हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक का विस्तार देखें तो आपका 15,200 किलोमीटर है, ठीक है ना। अगर यहाँ से तटीय सीमा का अगर विस्तार देखें तो वह है आपका लगभग कितना, तो 75-14 किलोमीटर है, 75-14 यानी कि 7,514 किलोमीटर है, जिसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक है आपका मुख्य भूमि का तटीय सीमा और एक है आपका द्वीप समूह का तटीय सीमा, ठीक है ना, ऐसे करके बांटा गया है, तो 2 भागों में। ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो 1, 2, 3 तो बिल्कुल सही है, चौथा नंबर गलत है। कैसे देखिए, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं ये गलत बात है। सर्वप्रथम जो सूर्योदय है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है, सबसे लास्ट गुजरात में होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये सही बात है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ठीक ना, 15,200 किलोमीटर। अगर हम लोग होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय का रिपोर्ट देखें तो वहाँ पे 15,106.7 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा था आपका झारखंड का क्षेत्रफल से संबंधित जितना भी सामान्य परिचय है वो हम लोग देख चुके हैं, फैक्ट भी देखे और इससे हम लोग क्वेश्चन भी देख चुके हैं। अब हम लोग एक नए टॉपिक अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, और अक्षांशीय विस्तार के बारे में क्या है वो देख लीजिए। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। वैसा मत समझिए, बहुत ये कन्फ्यूजन वाला है, इसको ऐसा समझिए। क्या बोर्ड है देखिए, ये पृथ्वी मान लीजिए, ये आपका विषुवत रेखा है यानी इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। इस पृथ्वी में जो इस तरह का लाइन खींचा गया है इसको बोलते हैं हम लोग अक्षांश, ठीक है। और ये इस तरह का जो लाइन खींचा गया इसको बोलते हैं देशांतर, बस इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं उलझना है। इसके अलावा देखिए, अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है, सिंपल सही बात है। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकेंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन कहते हैं।
विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जबकि दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर वाले को नदर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं, जबकि भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ये हम सभी को पता है। ये देख लीजिए आप, पृथ्वी ये है आपका, पृथ्वी में बीच में आपका भूमध्य रेखा है। ऊपर वाले भाग को हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, जबकि नीचे वाले भाग को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना। ये आपका हो गया जितना इससे से खींचा गया है। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं उत्तरी अक्षांश, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। बस यहाँ तक पहुँचना आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर देखिएगा तो अगर आप, तो ये फिर पृथ्वी है आपका। पृथ्वी में 0 डिग्री जो ऊपर से नीचे खींचा गया है, उत्तरी ध्रुव से नीचे दक्षिणी ध्रुव को मिलाया गया है, इसको हम लोग प्रधान यामनोत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है ना। और इधर वाली को हम लोग बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखाएं, और इधर वाली को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर रेखाएं। बस इतना आपको समझ लेना है। आगे देखिए, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में टोटल 89 अक्षांश रेखाएं यानी कि 89 अक्षांश रेखाएं बनती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में भी आपका जो है वो 89 अक्षांश रेखाएं बनती है। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अगर विषुवत वृत्त को नहीं ऐड करें तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। ठीक है ना। तो 89 और इधर 89, इन लोग दोनों को जोड़ देंगे तो 9 9 18 यानी कि 178 हो जाएगा। तो 89 89 178 हो जाएगा। और बीच में जो आपका विषुवत रेखा है, इसको भी अगर हम लोग जोड़ देंगे तो आपका एक और इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 179 हो जाएगा। पहले 178 था, 89 और 89 178 हुआ, प्लस 1 तो 179 हो गया। ठीक है। आगे देखिए, किन्हीं दो समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। ये सब पीछे हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इसलिए इस पर ध्यान नहीं दे रहे, जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको हम लोग प्रधान यामनोत्तर रेखा यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। प्रधान यामनोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामनोत्तर रेखा के पूर्व में एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं जो है वो दक्षिणी ध्रुव देखने को मिलती है। ऊपर और नीचे में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव देखने को मिलता है। और ये प्रधान यामनोत्तर रेखा जो है वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाता है। ये काल्पनिक रेखा। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है, यानी कि ये एक दूसरे के समानांतर नहीं खींचा जाता है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर जो है देशांतर रेखाओं की मध्य में दूरी बढ़ती जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम जो दूरी होती है वो आपका 111.33 किलोमीटर की होती है। आगे देखिए, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, हम सभी को पता है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में पाया जाता है। इसकी मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में फैली हुई है। इस सब में समझाना क्या है, इसलिए हम डायरेक्ट पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है वो आपका 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, यानी कि ऊपर में कर्क रेखा से लेकर नीचे में मकर रेखा तक आपका फैला हुआ है। इसके अलावा देखिए, अतः भारत का जो विस्तार है वो उष्णकटिबंध में भी और उपोष्णकटिबंध दोनों में देखने को मिलता है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश यानी कि 0 डिग्री से लेकर उच्च अक्षांश यानी कि 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता ही है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। भारत अगर हम लोग देखें, पहला नंबर क्वेश्चन कि भारत विस्तृत है, तो भारत कहाँ विस्तृत है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ये बात करें, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका भारत है। अगर इसको हम लोग मान लें कि ये आपका भारत है और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यहाँ पे। ठीक है, तो समझिए ये है आपका 6 डिग्री 4 मिनट और ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से लेके आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ उत्तरी अक्षांश में। भूमध्य रेखा से ये जो है इसकी डिस्टेंस जो हम लोग देखें तो वो आपका 876 किलोमीटर ही है मात्र। इसके अलावा अगर हम लोग इस साइड की बात करें तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ये फैला हुआ है पूर्वी देशांतर में। बस ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो भारत विस्तृत है,
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इन सभी तीनों ऑप्शन में ये गलत है, तीनों ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। इसके अलावा हम लोग इसका देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये फैला हुआ है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, और ये हम लोग जानते हैं कि ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरता है। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन IAS 2010 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम लोग देखिए, ये देख लीजिए ऐसा, अगर हम लोग देखें ऐसा कि ये आपका कर्क रेखा है, ये मान लीजिए कर्क रेखा है आपका, ठीक है ना। तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसा। तो अगर हम लोग देखें तो गुजरात से जो लाइन गुजर रहा है कर्क रेखा, वो आपका झारखंड से भी गुजर रहा है, पश्चिम बंगाल से भी गुजर रहा है, गुजरात से भी गुजर रहा है, ऐसे करके हम लोग जानते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि सिक्किम से होकर गुजरने वाला जो अक्षांश रेखा है निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान से होकर गुजरता है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप मत तैयार कीजिए, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये UPSC में इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया था, पता नहीं क्यों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका राजस्थान PCS में स्पेशल पूछा गया था कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है उसका नाम क्या है। ये सब राजस्थान के लिए स्पेशल पूछा गया था, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए कर्क रेखा और भारत के बारे में हम लोग बात करते हैं कि भारत एवं कर्क रेखा के बारे में। इसका नोट देख लीजिए पहले कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। हम सभी को पता है कि विषुवत रेखा से उत्तर में जो स्थित है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। यहाँ तो हम लोग पता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। यहाँ तक आपको पता हो गया। अब देखिए ये हम लोग देखते हैं भारत। अब भारत का ये मैप दिया हुआ है, और भारत के मैप में यह दर्शाया गया है कि ये आपका कर्क रेखा होकर कहीं ना कहीं इससे गुजर रही है। तो कर्क रेखा के बारे में देखिए, ये है आपका कर्क रेखा, और कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन 8 राज्य है वो देख लीजिए पहले आप। तो पहला है आपका गुजरात, दूसरा है आपका हल्का सा राजस्थान इसमें टच हो रहा है, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है आपका झारखंड, झारखंड के रांची से होकर गुजरता है, छठा है आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका सातवां है आपका त्रिपुरा, और आठवां है आपका मिजोरम। ये आपका जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये आपका कर्क रेखा, ये टोटल झारखंड के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये आप मैप में इसको देख लिए होंगे और इसको समझ लिए होंगे बेहतर तरीके से। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। यानी कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो उसके बाद जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे दिनों की अवधि बढ़ती है, और सूर्य का जब दक्षिणायन होता है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि जो है घटने लगती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। तो 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है, और जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की जो अवधि है वो बढ़ने लगती है। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को दो बार मतलब कि क्रॉस करती है, यानी कि काटती है। तो सूर्य के उत्तरायण होने पे उत्तरी गोलार्ध में आपका दिनों की अवधि बढ़ती है, जबकि सूर्य के उत्तरायण होने पर दक्षिणी गोलार्ध में दिनों की अवधि घटती है। वहीं सूर्य का दक्षिणायन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि घटती है, जबकि सूर्य का दक्षिणायन होने पे दक्षिणी गोलार्ध में आपका दिनों की अवधि बढ़ती है। बस इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखिए हम लोग बात करते हैं सूर्य का जो उत्तरायण होता है वो आपका 21 जून को होता है, और 21 जून को भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, कुछ कुछ नगर का नाम दिया हुआ है, और वो किस अक्षांशीय स्थिति से गुजरता है उसके बारे में बताया गया है। तो ये आप याद मत कीजिए, ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसको आप भूल जाइए। इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा JPSC खास करके। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है आपका
कि क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो हम सभी को पता है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो हम लोग जानते हैं कि आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो उड़ीसा से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, आंध्र प्रदेश से नहीं, बिहार से भी नहीं, झारखंड से होकर गुजरता है। उसमें बिहार हुआ करता था 1990 में। 1990 में बिहार झारखंड का ही पार्ट होता था, मतलब झारखंड बिहार का ही पार्ट होता था, लेकिन 2000 में अलग हो गया। ठीक है ना। तो ये उस समय के अनुसार ऐसा है। अब देखिए इसका एक्सपेंशन देखिए। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्न काल में झारखंड जो है बिहार का ही भाग था, इसलिए तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प जो है वो बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। दिए गए नीचे जो कूट है इनको सही चुनना है। गुजरात से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरता है, जबकि उत्तर प्रदेश से नहीं होता है। तो 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। कर्क रेखा गुजरती है, हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, मिजोरम से गुजरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा होकर गुजरती है। हम लोग जानते हैं कि ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये आपका जीपीएससी में पूछा गया था 2011 में। तो हम लोग जानते हैं ये भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो जम्मू कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश से नहीं, झारखंड से होकर गुजरता है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मिजोरम, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, जबकि मणिपुर से नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। ये आपका यूपीपीएससी से पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कीजिए, याद भी नहीं होने वाला, ये सब पूछा नहीं जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट में है। एक पॉइंट केवल इतना याद रखिएगा कि कर्क रेखा से निकटतम जो राजधानी है वो आपका रांची ही है। ठीक है, ये IAS 2003 में पूछा गया, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कीजिए, जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोला गया है। ठीक है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है। तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो अगर हम लोग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित की बात करें तो वो हो जाएगा आपका, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है आपका झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका है मणिपुर। मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर इसका हम लोग एक मैप देख ले तो देखिए यहाँ पे ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा जो है वो लोकेटेड है। तो अगर आप पाइएगा तो गुजरात पूरा कर्क रेखा के दक्षिण में है, राजस्थान भी थोड़ा सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन में राजस्थान रहता है तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो गुजरात कर्क रेखा के दक्षिण में, मध्य प्रदेश दक्षिण में, छत्तीसगढ़ पूरा दक्षिण में, रांची मतलब ये झारखंड बीचों बीच में है, पश्चिम बंगाल भी बीचों बीच में है, कर्क रेखा के बीचों बीच में आपका मिजोरम भी आता है, जबकि त्रिपुरा जो है वो कर्क रेखा ये क्या बोलते हैं कर्क रेखा के ऊपर में आता है, जबकि राजस्थान भी कर्क रेखा के ऊपर में आता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिपुरा और मिजोरम कर्क रेखा पास करता है, लेकिन मणिपुर से नहीं पास करता है। अब मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में से कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में यानी ऊपर में आपका मणिपुर है। इस क्वेश्चन के अनुसार ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि ज़्यादा होगी। अभी आपको बताया गया था कि सूर्य का जब उत्तरायण होता है तो उसके कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन की जो अवधि है वो बढ़ती है। 21 जून को यानी कि जून महीने में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है ना, ये आपका उत्तराखंड PCS मेंस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका क्वेश्चन हम लोग छोड़ दीजिए, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जरूरी है, उसको पढ़ लीजिए। सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जाने पर उत्तरी गोलार्ध में जो दिनों की अवधि है वो बढ़ती है। सही बात है।
21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की जो अवधि है वो बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपयुक्त विकल्प में सही है, इसको स्किप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट जो है वो स्थित है। और ये भी आपका जो है वो बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको आप स्किप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये यूपीपीसीएस इस सब के लिए एग्जाम के बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो हम सभी को पता है माही नदी। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा को जो माही नदी है वो आपका 2 बार इसको क्रॉस करती है, मतलब 2 बार काटती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है आज सामान्य मतलब कि ज्योग्राफी के अंतर्गत टोटल 6 इसको टॉपिक में बांटा गया है। तो 6 टॉपिक में हम लोग जो है वो 3 टॉपिक आज कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये इन सभी क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल से एक बार देख लीजिएगा। और थ्योरी वाला सेक्शन हम लोग जल्दी जल्दी भागे, जबकि आपका जो क्वेश्चन वाला है वो तो सबको पता ही होगा, इसलिए इसको बहुत स्पीड में हम लोग भागे। तो सामान्य परिचय जो है, इसको सामान्य परिचय को हम लोग जानते हैं कि सामान्य परिचय को ज्योग्राफी में आपका जो घट्टा चक्र वाला बुक है, इस घट्टा चक्र बुक में सामान्य परिचय को टोटल 6 सेक्शन में बांट कर दिया गया है। पहला है क्षेत्रफल, दूसरा है अक्षांशीय विस्तार, तीसरा है भारत एवं कर्क रेखा, और चौथा है मानक समय, पाँचवा है दूरस्थ बिंदु, छठा है सीमावर्ती देश। तो 1 से लेकर 3 तक यानी क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार और भारत एवं कर्क रेखा, इन तीनों टॉपिक को हम लोग आज की क्लास में कवर कर लिए हैं। इससे संबंधित जो भी MCQ बन सकता था, मतलब दिया हुआ है घट्टा चक्र बुक में, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, और इसका सब्जेक्टिव क्लास तो हम लोग कर ही लिए हैं। तो ये हमारा आज जो है तीसरा नंबर क्लास वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चौथे क्लास में मिलेंगे, और चौथे क्लास में जो है आपका 3 टॉपिक बचा हुआ है। इससे एक आपका मानक बिंदु, फिर है आपका दूरस्थ बिंदु, मानक समय, फिर आपका दूरस्थ बिंदु और आपका सीमावर्ती देश। इन तीनों टॉपिक को करने के बाद आपका जो है सामान्य परिचय वाला टॉपिक वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और इससे आपका JPSC प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये था हमारा आज का क्लास। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।